बैटल ऑफ प्लासी की डेट नॉट ईयर। 20 कितना 23 क्या जून। शाबाश, युद्ध की डेट पलट दे रहे हो तुम लोग। अरे डेट चलो 29 के आगे डेट का मतलब क्या होता है, मंथ भी साथ ही बताना पड़ेगा कसम से यार। 20 मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, बक्सर मुंह से निकला ना मेरे, कि प्लासी निकला। अच्छा प्लासी निकला है तब ठीक। 23 जून 1757। प्लासी कहां पर है राइट नाउ, बंगाल में। डिस्ट्रिक्ट विच डिस्ट्रिक्ट, नो आइडिया सर जी। पहले ऐड आता था वाट एन आइडिया सर जी, सुना आप लोगों ने। ठीक है, नादिया डिस्ट्रिक्ट याद है। ठीक है, तीन जो अभी बाकी लोग आने दीजिए। ट्रिनिटी जो है उन कौन कौन से लोग थे बक्सर में, तीनों के नाम। बक्सर में 3 वर्सेस 1 की फाइट थी ना, तो 3 लोग जो थे उनकी कौन थे 3। मीर कासिम किंग ऑफ बंगाल का नवाब, ठीक है। दूसरा सुजाउद्दौला दैट इज किंग ऑफ अवध। थर्ड वन इज शाह आलम सेकेंड दैट इज मुगल किंग, ठीक बात। दोनों ट्रीटी के नाम बताइए, नीचे देख देख के बता रहे होगा तुम लोग, गलत बात, याद करना है ना। दोनों ट्रीटी के नाम, कौन सी हुई थी ट्रीटी उसके बाद बक्सर के बाद, इलाहाबाद। डेट 1765 थी, और दूसरी भी सेम ईयर थी, खाली मंथ चेंज थे ना, ठीक बात है। सेकेंड ट्रीटी का कोई एक प्रोविजन, कोई भी एक, 2-3 प्रोविजन बताए गए थे ना आपको। कितनी कर दी गई थी, कितनी 30 लाख के आसपास थी। अच्छा दिक्कत हो रही घर पे पढ़ने में आप लोगों को। मैंने क्या बोला था उस दिन भी आपके बाद, मैं बार बार जब तक चलेगा आपको मैं एक ही बात हमेशा बोलता हूँ, जो कर रहा दूं यार कम से कम कर लीजिए, बस टेंशन फ्री हो जाओ। बट समस्या है आपको वो भी नहीं हो रहा आपसे, बड़ी दिक्कत है भाई। फिर बताइए मुझे बंगाल के किंग के नाम, बंगाल के नवाब के नाम, सीरीज वाइज एनीवन। बंगाल के किंग सीरीज वाइज, किसी को भी नवाब, कोई बात नहीं। फाउंडर कौन था बंगाल के, पहला बंदा मुर्शीद कुली खान, ठीक है। उसके बाद लास्ट बंगाल का किंग, लिखवाया गया था ये सब आपको। बस तुम लोगों को सर ऐसे हिल जाता मैं टेंशन फ्री हो जाता हूं, कम से कम मेरी हेडक खत्म, तुम्हारी अपनी सरदर्दी शुरू। बंगाल का किंग पूछ रहा हूं ध्यान से, नॉट किंग ऑफ मुगल, थोड़ा ध्यान से। बंगाल के नवाब मुगल नवाब की अलग अलग लिस्ट लिखवाई गई थी। हाँ तो अब बताइए कौन मुबारक, मुबारक हो क्या, मुबारक मुबारक खाली मुबारक, मुबारक किसी उसका नाम ना, रिक्शे वाले ठेले वाले का नाम लग रहा, किंग का नाम बता रही हो यार। मुबारक था, मुबारक क्या मुबारक था भाई। आज मुबारक है, आज मुस्लिमों का कोई त्यौहार है क्या, आज कोई फेस्टिवल है, आज मुहर्रम आज ही है क्या। तो आज क्या है यार, बड़ा सुबह सुबह मैसेज। तो मुस्लिम लोग कहीं खुश हो रहे हैं। अच्छा योगी जी गाजियाबाद आ रहे हैं, ओके। नहीं आज कुछ आया है पता नहीं मैसेज समथिंग, कोई बात नहीं। याद हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं याद हो गया तो कोशिश कीजिए याद करने में, बार बार कह रहा हूँ थोड़ा सा चीजें याद करते चलिए। बंगाल हो गया था, ठीक है। अच्छा ओके, फाइट भी हुई थी, एंग्लो मराठा वॉर। हाँ लास्ट मराठा वॉर में कौन था, टुवार्ड्स ब्रिटिशर्स, लेड बाय ब्रिटिशर्स आर्मी। एंग्लो मराठा वॉर लिखवाया गया था बंदे का नाम, पूछा भी था तुमने कि सर उसमें उसमें कोई डिफरेंस है क्या, तुम्हारा क्वेश्चन था मुझे याद आ गया। हाँ पूछी थी ना कि उसमें उसमें कौन था बंदा वो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, एग्जैक्टली। तो वॉरेन हेस्टिंग्स की जगह लॉर्ड हेस्टिंग्स था ना लास्ट वाला, याद है डेट क्या थी, ईयर, एंग्लो मराठा वॉर थर्ड, तीनों एंग्लो मराठा वॉर का टाइम। जय श्री राम, गजब।
कोई बात, अभी शुरुआत है आप लोगों की, मैं आपको फिर कह रहा हूँ थोड़ा स्पीड पकड़ लीजिए, आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। स्पीड पकड़ने का मतलब मैंने बोला ना एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना है, बट जितना आपको हो जा रहा है एटलीस्ट उतना कर लीजिए, हो जाएगा। बट समस्या यही है आप पुराना करते, अब मैंने बोला क्या, देखो रोज नए फैक्ट्स आपको मिलेंगे, पिछला रिटेन नहीं होगा, थोड़े से इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कवर करते चलिए, चलिए आएंगे बाकी लोग। हेडिंग डालिए, टॉपिक नंबर स्टार्ट आज से थोड़ा प्रॉपरली, दैट इज एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में जो यूरोपियन कंपनी है वो कब आई हैं? आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो नाम सुना ही होगा यूरोपियन कंपनीज का भारत में। दूसरी चीज होती है, देखो 2-3 क्वेश्चन इस पे बनते हैं प्रीलिम्स में। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब है टोटल जितनी भी कंपनी होंगी उनका टाइम अलग अलग होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है लोकेशन। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूं कि कौन सी वाली कंपनियां हैं जो बेसिकली ध्यान से, ये आपके सामने एक मैप होता है जिस कॉन्टिनेंट को बोलते हैं हम लोग यूरोप, ठीक है। ध्यान से समझिए, सबसे पहले इस मैप में यहां पे स्पेन लिखा हुआ है, यहां पे पुर्तगीज लिखा, पुर्तगाल लिखा हुआ है, फ्रांस आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है इस चीज को, ध्यान से देखिए। ये है आपका पुर्तगाल, नहीं दिख रहा नोटिस नहीं, मैं बताते चल रहा हूं, दिस इज कॉल्ड फ्रांस। यहां है आपका यूके, ऊपर की साइड आप जाएंगे तो यहां पर है आपका डेनमार्क, और इसी के पास आपको इधर साइड में मिलेगा दैट इज नीदरलैंड लिखा हुआ है। ये 1 2 3 4 5 बेसिकली कहानी कुछ ऐसे है। ये पुर्तगीज से एक बंदा था, वो बंदा स्टार्ट होता है चलना फॉर द ट्रेड, उसका नाम था, सबने पता होगा, दैट इज वास्को डिगामा। सब लोग सुने वास्को डिगामा? वास्को डिगामा वहां से चला और वहां से हो करके इसने एक ट्रैक लिया और उस ट्रैक के थ्रू ये पहुंचा भारत। अभी फैक्ट्स मैं बताऊंगा सारे। भारत पहुंचता है, जब भारत पहुंचता है तो यहां पर सबसे ज्यादा जिस एरिया में पहुंचता उस एरिया को साउथ इंडिया बोलते हैं, केरल में, ठीक है। वहां पहुंचा तो आपको पता होगा कि जो साउथ इंडिया दैट इज फेमस फॉर द स्पाइसेस प्रोडक्शन, मसालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, केरल कर्नाटक ये सब। तो वहां से ये पिक करता है ब्लैक पेपर, काली मिर्च। काली मिर्च जितनी वहां से उठाता है, ट्रेड के लिए पैसा लाया होगा ऑब्वियस, उसके बदले कुछ तो दिया होगा, बार्टर सिस्टम के थ्रू किया होगा। वहां से जब इसने उठाया ब्लैक पेपर, तो वो ब्लैक पेपर ले करके जब वापस अपने एरिया में गया, वहां पे जब इसने उस ब्लैक पेपर को सेल किया तो इसकी टोटल कॉस्टिंग का अराउंड 60 टाइम इसको फायदा हुआ। आना जाना मिला के जो भी पैसा लगा होगा प्लस प्रॉफिट कितना हुआ, 60 गुना पैसा हुआ। मेरी बात समझ गए? अब सिंपल बात है, आप अगर कहीं पे गए हैं कमाने के लिए और कमा करके वहां से आए, आप इधर से गए पैदल, मतलब ट्रेन से गए, और वापस आप ऑडी से आते हैं 1 साल के अंदर, तो लॉजिक बात है आपके अड़ोसी पड़ोसी का माहौल तो बनेगा। अबे ऐसा कौन सा भाई साहब, मतलब 1 साल में ऑडी खरीद ली बंदे ने। तो पॉइंट यहां पे आता है कि ये ऑडी क्यों खरीदी, तो उसके पीछे का रीजन अच्छी इनकम हुई होगी। तो सिंपल बात है, अगर आपके अड़ोस पड़ोस वाले व्यक्तियों में भी कोई ऐसा है जो अनएम्प्लॉयड है, तो उसका भी दिमाग खुद खटकेगा क्या कि यार ये तो बढ़िया जगह, जहां पे वो कहेगा नहीं भैया हमें भी ले चलो। अगर व्यवहार अच्छा है, नहीं व्यवहार अच्छा है तो आइडिया तो पता करेगा ये गया कहां था, हम भी जाएंगे वहीं पे चीजों को लेकर के। सोचिए, पुर्तगाल जो है, ये है पुर्तगीज आपका, ये वो बंदा था जो सबसे फर्स्ट नंबर पे था, और इसके बाद फिर ये और ये, सोचिए ऑलमोस्ट नियर बाई के एरिया है भाई। आखिर इधर वाले क्यों नहीं गए, उधर वाले क्यों नहीं गए, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, नेबरहुड पॉलिसी, ठीक है, मोटा मोटी। तो हमें यहां पे क्या समझना होता है, सबसे पहला पॉइंट जो समझते हैं वो समझते हैं क्या, क्रोनोलॉजी, कि कैसे आए हैं। दूसरा समझना होता है एरिया, और थर्ड समझने होते हैं फैक्ट्स। फैक्ट्स में बेसिकली जो क्वेश्चन उठते हैं मैक्सिमम वो होते हैं आपके इनकी फैक्ट्रीज को लेकर के। फैक्ट्रीज क्या थी बेसिकली, यहां पे नाम इनका फैक्ट्री है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये फैक्ट्री होती थी, ये इनके एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर होते थे, जहां पर ये लोग अपना काम करते थे।
उस जगह को ब्रिटिश फैक्ट्री, फ्रेंच फैक्ट्री ये वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। तो फैक्ट्री इज नॉट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग, क्लियर हुआ। तो फैक्ट्री वर्ड ध्यान रखना, बहुत तगड़े क्वेश्चन बनते हैं कि पहली फैक्ट्री अंग्रेजों की यहाँ कहाँ थी वहां कहाँ थी, वो मैं भी फैक्ट्स आपको बताऊंगा सारे, क्लियर हो गए। तो एक एक करके 1 बाय 1 करके समझना होता है कौन कौन से आपके इसमें फॉरेन लो आए हैं। चलो पहले कुछ शुरू करो। देखो सबसे पहले इंडिया को समझो। अगर ये आपका इंडिया है, ध्यान से, मैं यहां पहले तो बता देता हूं फिर आपको दिखाता हूं। देखो अगर आपको भारत में आना है, इंडिया में आना है, सीधी बात है, आप कोई भी एक मैप ले लेते हैं, बहुत ध्यान से मेरे समझाओ। ये है इंडिया। इस इंडिया में अगर आपको आना है तो दो रास्ते होते हैं आपका, या तो एक रास्ता इधर से होता है, दूसरा रास्ता इधर से होता है। लिखो, मैं कुछ चीजें बता देता हूं। देर आर टू पाथ देर आर टू पाथ फॉर द इंडियन ट्रेड। भारत के व्यापार के लिए मुख्यतः दो रास्ते हैं। भारत के ट्रेड के लिए मुख्यतः दो रास्ते हैं। नंबर वन इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, पहला उत्तर पश्चिम से, पहला रास्ता फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट से अगर आप आने की कोशिश करेंगे तो ये इंडिया है, ये इंडिया का नॉर्थ वेस्ट है, जहां पर क्या मिलता है, हिमालय। तो ऑब्वियस अगर आए हैं इंडिया में, बहुत सारे लोग आए थे बट बहुत ज्यादा उसमें नुकसान हो गया था उनका। टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये वाला पोर्शन से जब आप एंट्री करेंगे तो एक रास्ता ये हुआ। दूसरा लिखिए, सेकेंड नंबर, बाई सी रूट, समुद्र के रास्ते, बाई सी रूट, समुद्र के रास्ते। नॉर्थ वेस्ट में पहला है आपका खैबर, सेकेंड इज बोलन, थर्ड इज गोमल। ये तीनों हैं, ध्यान रखिए, पासेस। क्या है तीनों? पासेस, दर्रे हैं, जिन दर्रों के थ्रू इंडिया में अटैक हुए हैं। आप लोगों ने सुना होता सिकंदर भी भारत आया था, अलेक्जेंडर, उसके बाद मोहम्मद गौरी, गजनबी, ये जितने भी अटैक हुए हैं ये आपके नॉर्थ वेस्ट से हुए हैं, टुवार्ड्स ईरान, इराक। क्लियर हो गया? तो ये जो अफगानिस्तान, ईरान वाला पोर्शन, टर्की वाले, दिख रहा, इधर से आए थे ये लोग, गौरी, गजनबी, सुनिए मोटा मोटी आइडिया। तो ये सब तो इधर से होकर के यहां आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये हुआ फर्स्ट रूट। सेकेंड लिखिए, फ्रॉम सी रूट, सेकेंड पॉइंट मतलब फ्रॉम सी रूट, इनिशियली वर्क वॉज डन बाय कोलंबस। शुरुआती तौर पर प्रयास किया गया कोलंबस द्वारा, शुरुआती तौर पर कोलंबस के लिए। कोलंबस जो बंदा था, ध्यान रखिए, वो स्पेन का था, स्पेनिश था। ये है सामने आपके, यहां पे आप देख रहे हैं तो यहां पे पुर्तगीज लिखा हुआ है आपको, ये ग्रीन कलर का स्पेन है। तो ये बंदा यहां से निकला था इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, लेकिन ये ना क्रॉस कर गया अटलांटिक। जब भाई यहां से चल के ऐसे आओगे तब तो आप इंडिया पहुंचोगे, लेकिन ये बंदा क्रॉस नहीं किया, ये ऐसे चला गया रास्ता। भाई ऑब्वियस समुद्र का नेविगेशन, अभी जीपीएस है, उस समय थोड़ी था। तो ये यहां से चला और कहां पहुंचता है, यूएसए। तो आज का जो वेस्ट इंडीज वाला सेक्शन है वहां पहुंच गया। बट ठीक है, लिखो, बट रीच्ड वेस्ट इंडीज, लेकिन वेस्ट इंडीज पहुंच गया। तो इसीलिए कोलंबस था, वेस्ट इंडीज पहुंच गया। ब्रैकेट में लिखिएगा नॉर्थ अमेरिका, ये डेट है 1492, 1492 में कोलंबस पहुंचता है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो हमसे उससे कोई मतलब ऐसा नहीं है, वर्ड में पढ़ेंगे। अब फिर इंडिया का पहला, फर्स्ट अटेम्प्ट टुवार्ड्स इंडिया, भारत की तरफ पहला प्रयास, बार्थोलोम्यू डियास। फर्स्ट अटेम्प्ट है, ध्यान रखिएगा, बार्थोलोम्यू डियास, 1488। बहुत ध्यान से फैक्ट्स लिखिएगा, प्रिलिम्स के फैक्ट्स हैं, तगड़े बनते हैं। बार्थोलोम्यू डियास पुर्तगीज बंदा है, भारत के लिए पहला अटेम्प्ट 18, ठीक है। ध्यान से, इस बंदे ने जो ट्रैक यानी जो रास्ता था, वो रास्ता बताने में काफी हेल्प कर दी थी पुर्तगीज लोगों की। रास्ता बताने में किसकी हेल्प कर दी थी?
पुर्तगीज की, ध्यान से लिखे। ही एक्सप्लेन द पाथ टू द इंडिया, ही एक्सप्लेन द पाथ टू द इंडिया टुवर्ड्स इंडिया। भारत की तरफ उसने क्या किया, रास्ता बताने का जो काम था वो इसने कर दिया। ठीक है, चलो अब आता है तुम्हारा, हेडिंग डालो, दूसरा बंदा है वास्को डिगामा। सबने सुना होगा वास्को डिगामा। ध्यान से देखो, ये जो मैप है बहुत ध्यान से समझना, ये है तुम्हारा, मैंने अभी बताया था लिस्बन, दैट इज द कैपिटल ऑफ पोर्तुगाल। यहां से ये ट्रैक से स्टार्ट होता है, यहां से कैनरी आइलैंड से केप वर्डे आइलैंड, सेंट हेलेना छोड़ दीजिए, ये है आपका केप ऑफ गुड होप। जो पिछला वाला आपने बंदा लिखा हुआ है वो बंदा यहां तक पहुंचा हुआ है, इसके आगे नहीं गया है। कौन? पीछे जो बंदे का नाम आपने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से, ये जो था वास्को डिगामा, यानी यहां से यहां तक का तो ट्रैक आपको क्लियर है। वास्को डिगामा का स्पेशलाइज्ड ट्रैक यहां से स्टार्ट होकर के ये पहुंचता है भारत के कालीकट। ये ट्रैक क्लियर हो गया। ये वास्को डिगामा, तो इसको लिखो, हट गया क्या, वास्को इस ट्रैक को पहले लिखो, वास्को डिगामा। ही स्टार्टेड फ्रॉम द पुर्तगाल, ही स्टार्टेड फ्रॉम द पुर्तगीज, पुर्तगाल से स्टार्ट किया, वाया, सामने ध्यान से नाम नोट कीजिए, पहला है कैनरी आइलैंड, नाम ने बोर्ड पे आपके है, कैनरी आइलैंड फर्स्ट, कनारी आइलैंड यहां लिखा हुआ है, नीचे केप वर्डे आइलैंड, ध्यान से लोकेशन वाइज मैप बनाना है आपको भी, कैनरी आइलैंड, केप वर्डे आइलैंड, केप ऑफ गुड होप, स्टार लगा लीजिए, केप ऑफ गुड होप, इसी को बोलते हैं कुमारी अंतरीप, केप, द लैंड पोर्शन विच एग्जिस्ट इनटू द सी, दैट इज कॉल्ड केप। ठीक है, तो उसको केप वर्ड दिया जाता है, केप ऑफ गुड होप। यहां से स्टार्ट करके पहुंचता है कालीकट, ध्यान से, कालीकट। बन गया? ठीक, मैप जरूरी है क्योंकि केप ऑफ गुड होप आपको बहुत जरूरी है पता होना, क्योंकि इसने इंडिया को एक तरीके से ओपन किया था यूरोपियन मार्केट में। ठीक है, तुरंत लिखिए, 20 मई 1498, 20 मई 1498 को भारत पहुंचा, 20 मई 1498 को भारत पहुंचा, 20 मई 1948। बंदे का नाम ध्यान से लिखना, आईएएस का तगड़ा क्वेश्चन है, अब्दुल मजीद। क्या मैंने बोला, 1498, 20 मई 1498 को पहुंचता है, जिसको लेकर के जाता है, जो इसको नाव चलाने वाला बंदा होता है, उसका नाम था अब्दुल मजीद, स्टार लगा लीजिए, हाईलाइट कर लीजिएगा, अब्दुल मजीद। कहां पहुंचता है? कालीकट, रीच्ड कालीकट। फैक्ट्स ध्यान से नोट करते चलिए, कालीकट पहुंचा, कालीकट के उस समय जो किंग थे उनका नाम था जमोरिन, जमोरिन, कालीकट के किंग का नाम। तगड़े क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए भाई। ठीक है, तो कालीकट पहुंचता है, जमोरिन, ठीक है, यहां तक जेड से स्टार्ट की, जमोरिन। ठीक, अब एग्जैक्टली अगर मैं आपको सिविल्स का थोड़ा और तगड़ा दूं तो इसने जिस पर्टिकुलर कालीकट में आइलैंड के पास उतारा था, जिस आइलैंड के पास अपना जहाज जो शिप था उसको रोका था, उसका नाम है कप्पक डाबू। जिस आइलैंड पे रोका था उसका नाम है कप्पक डाबू। ये वो आइलैंड है जिस आइलैंड पे इसने अपना जहाज को रोका था स्टार्ट करने के, मतलब ट्रेड करने के लिए। डन, कप्पक डाबू यहां पे आया, ट्रेड किया, काफी हद तक घूमा, चीजों को समझा क्या है कैसे लेकर के। फिर यहां ये कहानी है 1498 की, 1503 रिटर्न, 1503 रिटर्न, रिटर्न। जब ये ऑब्वियस है वहां से वापस गया, तो लॉजिक बात है, जो पुर्तगीज गवर्नमेंट होगी, ऑब्वियस बात है उसकी नजर में आया होगा ये कहीं गया है, कहां गया है पता, इतना पैसा लेके आया ये वो करके, तो पुर्तगीज गवर्नमेंट ने अपनी ऑफिशियली एक कंपनी बनाई, प्राइवेट कंपनी फॉर द ट्रेड विद द इंडिया, दैट इज कॉल्ड, आप ईस्ट इंडिया कंपनी सबके साथ जोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो जब कोई कंपनी आएगी तो ऑब्वियस बात है उस कंपनी का जो हेड होगा या उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव भी भारत में भेजा जाएगा। ध्यान से बैठा लो दिमाग में, ये बंदा यहां से पहुंचता है वापस कहां पे, पुर्तगाल। पुर्तगाल जब पहुंचा तो वहां की गवर्नमेंट ने देखा कि ये जो हमारे यहाँ का एक बंदा है वो कहीं एक्स जगह जाकर के ट्रेड करके लाओ, अच्छा पैसा कमाया, तो उस जगह पे अपॉर्चुनिटी बेटर है।
तो उससे बेटर ऑप्शन होता है कि क्यों ना हम एक ट्रेड कंपनी बनाएं, जिस कंपनी का काम पुर्तगाल से निकल करके उस जगह जाए और वहां जा करके ट्रेड करे और पैसा हमें वापस भेजे, रिटर्न करे टैक्स के फॉर्मेट में। तो इस सेंस में जो कंपनी सेटअप होती है उसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगीज जो आगे 3-4 मिलेंगे सबके नाम के आगे अटैच कीजिए, ठीक बात है। अब जब ये कंपनी पुर्तगाल से स्टार्ट होकर के इंडिया पहुंची तो लॉजिक बात है, इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कुछ बंदे भी तो आएंगे। तो जो रेगुलेट करने के लिए लोग आए उन्हीं को वर्ड बोला गया गवर्नर। अब इन्हीं गवर्नर्स को आने वाले टाइम में, जब ब्रिटिश गवर्नर भी होंगे, फिर आने वाले टाइम में यही गवर्नर जनरल कहलाए और यही तुम्हारे वायसराय कहलाए। क्लियर हो गया? तो ये कॉन्सेप्ट ये कहां से स्टार्ट होता है? यहां से। क्योंकि जो इंडिया में ब्रिटिशर्स आए हैं वो 1600 में आए हैं और पुर्तगीज कब आए हैं? 1498, 1500 में। तो लगभग 100 साल का गैप है कि नहीं है? तो ऐसा नहीं है कि जो गवर्नर वाला कॉन्सेप्ट है दैट इज गिवन बाय ब्रिटिशर्स, वो ऑलरेडी गिवन बाय द पुर्तगीज। ठीक बात हो गई है? ठीक, लिखिए। टू सेटअप द ट्रेड विद इंडिया, भारत के साथ व्यापार को करने के लिए, टू सेटअप द ट्रेड विद इंडिया, भारत के साथ व्यापार करने के लिए पुर्तगीज गवर्नमेंट फॉर्म कंपनी, पुर्तगीज गवर्नमेंट फॉर्म कंपनी, पुर्तगीज गवर्नमेंट ने एक कंपनी बनाई, 1503, 1503 में कंपनी बनाती है। वहां जाता है, ट्रेड बनता है, कंपनी बनती है। लिस्ट ऑफ गवर्नर्स, लिस्ट ऑफ गवर्नर्स, पुर्तगीज गवर्नर कौन कौन से थे? लिस्ट ऑफ गवर्नर्स, पहला गवर्नर है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर इन इंडिया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अल्मीडा भी मिलता है जिसको नाम होगा, स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा फर्स्ट गवर्नर। फटाफट फैक्ट्स लिखिए। फर्स्ट गवर्नर, ध्यान से इसके फैक्ट्स मैं आपको बता दूं। ये जो व्यक्ति है, जो भी आपने नाम लिखा है, इसके फैक्ट्स मैं बता देता हूं। नंबर 1, फर्स्ट गवर्नर है, ऑब्वियस बात है, पुर्तगीज का। सेकंड, ध्यान से, इसी ने स्टार्ट किया है ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। ब्लू वाटर पॉलिसी इसी की दी हुई है, शांत जल की नीति। सिंपली या डैश करके लिखिए, कैप्चर ऑन सी, कैप्चर ऑन सी, समुद्र पर नियंत्रण इस पॉलिसी का मेन खेल है, कैप्चर ऑन सी। नेक्स्ट, इस सेट में जब भारत आता है तो फटाफट 1505 में अंजाडीवा, कन्नूर और किलवा। 1505 में, 1505 में, नंबर 1 अंजाडीवा, दूसरा है कन्नूर एंड थर्ड इज किलवा, KILVA। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों फोर्ट हैं, किले। ध्यान से नाम है जगहों के, वो प्लेसेस के नाम, अंजाडीवा, कन्नूर, किलवा, तीनों फोर्ट सेटअप किए। और फर्स्ट टाइम पुर्तगीज नेवी, पहला बंदा जिसने पुर्तगीज नेवी को सेटअप किया, पुर्तगाली नौसेना को सेटअप किया, पुर्तगीज नेवी बनाए थे। नहीं, सब कंस्ट्रक्शन, सब कंस्ट्रक्ट बनाए थे। ठीक है, केरला के हैं, ये गोवा का है, इंपॉर्टेंट नहीं, हटाओ इसको। चलिए नेक्स्ट बंदा ये अल्बुकर्क, अल्बुकर्क इंपॉर्टेंट है यार, अल्बुकर्क स्टार लगाना। अल्बुकर्क, QURQE करके बोलते हैं, अल्बुकर्क। 1509 से 15, ध्यान से लिखिएगा, 1509 से 15। मैं वो उस वाले का मैंने पीछे नहीं बताया क्योंकि पूछा नहीं था, इस वाले का पूछा हुआ है प्रीलिम्स में। तो डेट हो गई 1505 से 1509 से 1515। दो पहला फैक्ट, ओरिजिनल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज एम्पायर, पुर्तगीज साम्राज्य, क्या बोलते, साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, ओरिजिनल फाउंडर। ध्यान से, इसने 1510 में जो बीजापुर था, बीजापुर, उसके जो किंग था बीजापुर का, उस किंग से जीता गोवा। तुमने सुना होगा गोवा में पुर्तगीज वालों को कंट्रोल था ना, यहां पे पुर्तगाल के पास पहली बार गोवा पहुंच गया। बीजापुर के राजा होंगे, लड़ाई लड़ी होंगी, ऑब्वियस बात है, लड़ करके किससे? बीजापुर के राजा से क्या जीत लिया? गोवा। इंपॉर्टेंट है, चाहिए तो नाम लिख सकते हैं, इसका नाम है आदिल शाह।
आदिल शाह, ध्यान से, बीजापुर के किंग, स्टार लगा के, आदिल शाह। नेक्स्ट 1511 में दो काम किए इसने। पहला काम था इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जीता इंडोनेशिया में, और दूसरा है पर्सियन गल्फ, पर्सियन गल्फ, ये दोनों इसने जीत ली, इंडोनेशिया और पर्सियन गल्फ। बट इंडोनेशिया बाद में शिफ्ट हो जाते हैं, डच लोग चले जाते हैं, तो वो लोग उधर डेनमार्क, डच उधर चले गए, तो वहां शिफ्टिंग होती है। ठीक है, ठीक है। इस पे मैंने जो पहली लाइन आपको लिखवाई है ओरिजिनल फाउंडर, वो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है प्रीलिम्स के लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि इंडिया में पुर्तगीज एम्पायर को सेटअप करने में असली में किसका नाम आएगा, तो इस बंदे का नाम आता है जिसने पुर्तगीज एम्पायर को भारत में सेट किया है। नेक्स्ट आता है नीनो डी कुन्हा, नेक्स्ट है नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा। मैंने बोला नेक्स्ट का मतलब है बीच में दो तीन और हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नीनो डी कुन्हा की डेट है 1529 से 35, तो आप उसका वाला बंदा खत्म कब हो रहा है, 15 में, और ये स्टार्ट हो रहा है 29, तो बीच में 15 साल का गैप हो गया ना, तो इस गैप का इंपॉर्टेंस नहीं रही है, कुछ खास काम नहीं हुआ इसमें, तो दैट इज 29 टू 38 तक मुड़ा। अब इस समय इंडिया का किंग कौन होगा, 1529 से 38 के आसपास का, किसी ने पुराना कोई व्यक्ति है? हाँ जी, 26 में आपको पता होगा बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, बाबर वाली कहानी, तो 1526 में बाबर भारत आ चुका है। आपने डेट क्या लिखी है, 29, 29 में बाबर की डेथ हुई है, ठीक है, तो जो 29 में डेथ हुई तो उसके बाद जो होगा वही होगा इस समय का दौर, दैट इज हुमायूं। तो बेसिकली टेन्योर किसका था, हुमायूं का था। बाबर का हुमायूं आता है, ये ध्यान से लिखिएगा, पूछा हुआ पहला प्रीलिम्स, इन द टाइम ऑफ हुमायूं, हुमायूं के समय 1529 से 38, इन द टाइम ऑफ हुमायूं, हुमायूं के समय पहला है। दूसरा, हुमायूं के समय शिफ्टेड द हेडक्वार्टर टू गोवा, इसने अपना हेडक्वार्टर गोवा शिफ्ट कर दिया, शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर टू गोवा, यानी पुर्तगीज एम्पायर की जो कैपिटल होती है वो गोवा बन गई, दैट इज बाय नीनो डी कुन्हा। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट, ही वन, उसने जीते, नंबर 1 दमन, दमन, सालसेट, बॉम्बे, सब जगहों के नाम है, बॉम्बे, मद्रास, हुगली, बॉम्बे, मद्रास, हुगली, सिलोन, CYLON, सिलोन जानते हैं कहां पर है? श्रीलंका, ब्रैकेट में लिखिए श्रीलंका, आज का श्रीलंका। ये पूरा एरिया किसने जीत लिया था? पुर्तगीज ने जीत लिया, यानी ये पूरा पोर्शन किसके पास है? पुर्तगीज के पास। बाद में ये सारा हिस्सा किस पे शिफ्ट होता है? ब्रिटिशर्स के पास। कहानी आगे ब्रिटिशर्स में जानेंगे, कहां होती कैसे होती है उसको लेकर के। दमन, बॉम्बे, मद्रास, हुगली, सालसेट आइलैंड, मुंबई का बगल वाला ही है सालसेट आइलैंड, बंबई है ना जिस आइलैंड पे, सालसेट। नेक्स्ट, ठीक है, नॉर्मली फिर लिखे 1580, 1580, 1580, पुर्तगाल मर्ज विद द स्पेन इन ट्रेडिशन फॉर्म या फॉर ट्रेड, मर्ज विद द स्पेन फॉर ट्रेड, व्यापार के लिए स्पेन के साथ मिल गया, मिल गया। मिल गया। 1641 डच फॉट विद देम, डचों के साथ इनका हमला हुआ। डच लोग थे, डच इज द पर्सन्स, कहां रहते थे डच लोग? आज के समय डेनमार्क, डेनमार्क अलग है, डच कहां का है? हॉलैंड सुने आप लोग? नीदरलैंड, हाँ, तो वहां के लोगों को डच बोलते हैं, ठीक है। तो डच लोग इंडिया पे अटैक करते हैं, पुर्तगीज लोगों को हरा देते हैं। जब हरा देते हैं तो पुर्तगीज लोग ऑलमोस्ट एरिया से बाहर हो गए। कौन से एरिया से? इंडोनेशिया वाला जो मैंने पोर्शन बताया था, इसको लिखकर क्या लिखा? डच फॉट विद द पुर्तगीज, डैश करके एरिया लिखिए, मेनली इन इंडोनेशिया। ध्यान से, 16 क्या ईयर मैंने बोला? 1641। लोगों का नाम है डच, फाइट किससे होती है? पुर्तगीज के साथ। एरिया का नाम है
इंडोनेशिया। इसका मतलब जो इंडोनेशिया वाला सेक्शन था, याद है मैंने अभी पीछे बताया था इंडोनेशिया वाला, वो सेक्शन जो होता है वो सेक्शन किसके हाथ में आ जाता है? डचों के हाथ में। तो लॉजिक है, पुर्तगीज इंडोनेशिया से बाहर हो गए और कहां रह गए? स्पेशलाइज्ड सम एरिया इन इंडिया। भारत में कुछ हिस्से में नहीं, गोवा वाला दमन वाला पोर्शन था, वहां वहां रह गए थे, बाकी सारे के सारे क्या हो गए थे? बाहर हो गए थे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फैक्ट उसके बाद, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब आ जाते हैं फिर तो वैसे भी कहानी खत्म थी, बट मोटा मोटी में लिखिए। ट्रेड के फॉर्म में, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। मर्ज मतलब कंट्री मर्ज नहीं हुआ, फॉर द ट्रेड ओनली, केवल ट्रेड ट्रेड हम एक साथ उस एरिया में ट्रेड कौन करेगा? मैं और आप स्पेन और ही मिलकर करेंगे। ठीक है, चलो हेडिंग लास्ट पॉइंट तो कुछ इफेक्ट्स, प्रभाव क्या रहे? पुर्तगाल भारत में आता है तो कुछ फायदा हुआ इस चीज का? तो ऑब्वियस बात है, दो तीन चीजें पुर्तगालियों ने, कुछ आप बता सकते हैं? पुराना कोई नहीं बोला, नए लोग जितने सब लोग हैं बोलिए। पुर्तगालियों के आने से कुछ खास फायदा आपको लगता है? आप में से कोई गया है गोवा? गोवा तो गए होंगे। गोवा में आपने वो देखा है चर्च? किसी चर्च गए हो? चर्च आप लोग किसी चर्च नहीं गए? इतने भी रेडिकल ना बनो कि हम तो बस जय श्री राम, उसके आगे हमें को मतलब। चर्च जाने में क्या दिक्कत? मस्जिद का समझ में आता, माहौल है आपका थोड़ा, चर्च में क्या दिक्कत है? गुरुद्वारा तो गए हो? लंगर? हाँ, सब लंगर के नाम, हाँ सर हमारा बिल्कुल गए, मस्जिद नहीं गए होंगे आप, ठीक बात। चर्च गए हैं, चर्च और टेंपल में डिफरेंस आप देखते हैं, पहचान जाएंगे देख के चर्च और टेंपल। तो वो जो डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को क्रिएट करने का काम पुर्तगीज ने किया था। उस डिफरेंस का नाम है गोथिक आर्किटेक्चर। क्लियर? तो पहला पॉइंट लिखिए, गोथिक आर्किटेक्चर। गोथिक आर्किटेक्चर, ये हुआ पहला। मतलब पुर्तगीज ने हमें क्या क्या दिया है? तो चाहिए तो लिखना चाहिए तो लिखिए चर्च आर्किटेक्चर। चर्च का जो बनावट होती है, जिस हिसाब से चर्च आप देखते हैं, उसको बोलते हैं गोथिक आर्किटेक्चर। गोथिक आर्किटेक्चर में कुछ चर्च लंबे से होते हैं थोड़े से, आपने सब लोगों ने देखे होंगे, कुछ इस तरीके का चर्च दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं। हॉलीवुड का अगर आपको शौक होगा तो जनरली भूत प्रेत नहीं, जो क्रिश्चियन लोगों के पंडित जी होते हैं वो लेके ऐसे नहीं पूरा, हाँ तो ये प्रीस्ट, हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इस तरीके का जो आर्किटेक्चर होता है, ये आर्किटेक्चर ये किसने स्टार्ट किया था? पुर्तगीज ने। दूसरा दूसरा सेकंड पॉइंट, क्रॉपिंग ऑफ, खेती, क्रॉपिंग ऑफ। नंबर एक आलू, पोटैटो। दूसरा ग्रीन चिली, हरी मिर्च। ठीक है, थर्ड पॉइंट, नहीं नहीं रुक जाइए, दो तीन और, क्या क्या लिखे हो? आलू, पोटैटो एंड ग्रीन चिली। थर्ड ग्राउंड नट, पीनट्स, मूंगफली। टोबैको, टोबैको, पपीता, पपाया और गुआवा। ये सब इंडिया में बाय द पुर्तगीज लाया गया, ध्यान रखना, प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स दे रहा हूं मैं ध्यान से। हाँ, ये इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इन सबकी बर्थ प्लेस वहां है नहीं, पता नहीं, बढ़िया भारत में इनके थ्रू आता, मतलब इसके पहले इंडिया में लोग अमरूद नहीं खाते होंगे। सही बात है, नहीं खाते होंगे। जैसे आईएएस का क्वेश्चन था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, वो लोग जो कपड़े पहनते थे, क्या वो कॉटन के कपड़े थे? तो लॉजिक बात है, अगर उस समय के एविडेंसेस आप चेक करेंगे उसमें कॉटन मिलेगा, तभी तो आप गेस कर सकते हो। तो अमरूद इससे पहले नहीं खाते थे, ठीक बात है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस मतलब पुर्तगीज जो भारत में आए थे वो क्या लेकर के आते हैं? प्रिंट वाली प्रेस। इससे पहले जितना भी काम होता था वो प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू नहीं होता था, वो मैनुअली होता था। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह सुने हो ना, थोड़ी सी लिखी आती थी हाथ से, हाँ वो उस पे काम होता था, ध्यान रखना। और फर्स्ट प्रिंटेड बुक 1563, पहली प्रिंटेड किताब भारत की, फर्स्ट प्रिंटेड बुक 1563, गोवा, गोवा से लिखी गई थी फर्स्ट प्रिंटेड बुक। फर्स्ट प्रिंट 1663, गोवा। डच के अगर मैं आप लोग बता देता हूं मोटा मोटी, ठीक है, नीदरलैंड का जो पोर्शन होता है, यहां पे देखिए कुछ हद तक आप थोड़ा थोड़ा समझ जाएंगे। नीदरलैंड वाले में ये इस मैप में देखिए, ये है बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, बेल्जियम, यहाँ पे ये है फ्रांस, इसी के नीचे जर्मनी वो था, स्पेन, उसके बगल में पुर्तगाल। ठीक है, तो ऐसे चलेंगे। तो ये आपका हिस्सा क्या कहलाता है? नीदरलैंड। पुराना नाम इसी का हॉलैंड है। यहाँ के जो लोग होते हैं उसी को बोलते हैं डच। कैपिटल आपकी एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम आपने नाम सुना होगा, क्यों फेमस है एम्स्टर्डम? एम्स्टर्डम सेकेंड बिजिएस्ट पोर्ट है, कहाँ का? यूरोप का। पहला है आपका रॉटरडम, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं।
नीदरलैंड, ठीक है। तो ये हिस्सा यानी यहाँ पे सीधी बात देखो, यूके वाले भी आएंगे, ये लोग भी आएंगे, डेन वाले भी आएंगे, तो मोटा मोटी अगल बगल वाले हैं कि नहीं, अड़ोसी पड़ोसी, तो खबर तो उन्हीं को पता चलेगी। तो दूसरी हेडिंग डालिए डच। टाइम लगाता है पुर्तगीज और ब्रिटिश, बाकी सब लोग फटाफट निपटते हैं, 2-2 3-3 मिनट का काम है। डच 1596 1596 फर्स्ट मूवमेंट, पहला अभियान 1596 पहला अभियान। रीच्ड सुमात्रा, पहला अभियान है जो कहां पहुंचता है, सुमात्रा, मतलब भारत से अभी कोई मतलब नहीं। सुमात्रा, जावा सुमात्रा इंडोनेशिया में, फिर कह रहा हूं इंडोनेशिया का पोर्शन है सुमात्रा, ठीक है। देखते चलिए भाई सारी चीजें, क्योंकि जरूरी चीजें हैं। जावा सुमात्रा के पोर्शन में आप जाएंगे तो इस हिस्से को बोलते हैं, इंडोनेशिया वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, लाइक चलो मैं ये दिखा देता हूं। यहां पे देखिए वाला पोर्शन जो है, यहां पे थाईलैंड है, दिख रहा है आपको, मलेशिया, ठीक है, सुमात्रा, जावा, यहीं से ये दिख रहा है आपको, ये देखो अंडमान सी आपको दिख रहा है, तो अंडमान सी के ऊपर ही अंडमान निकोबार होगा, तो यही आपका ये दिख रहा है फुटकर फुटकर वाला, ये अंडमान निकोबार है, यानी इंडिया हो गया। तो इंडिया के नीचे वाला जो पोर्शन होता है, इस हिस्से को क्या बोलते हैं हम लोग, इंडोनेशिया। इस इंडोनेशिया का जो सबसे बड़ा आइलैंड है सुमात्रा, दूसरा है जावा, दिख गया आपको। तो इन दोनों पे कौन पहुंचे थे, डच पहुंचे थे, मतलब भारत अभी नहीं आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 1602 1602 डच ईस्ट इंडिया कंपनी, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। मैंने पीछे आपको एक फाइट लिखाई थी, डचों के साथ पुर्तगीज की फाइट हुई थी पीछे, ईयर क्या था, 1641। तो लॉजिक बात है, डच लोग पुर्तगीज के साथ लड़ करके हार गए, और सीधी बात है हार का इंडिया से मतलब एक तरीके से इन्होंने पुर्तगीज को वहां से हटा दिया, ठीक है। तो सेम फाइट को यहां पे लिखिए 1641, फाइट विद पुर्तगीज, फाइट विद पुर्तगीज, पुर्तगालियों के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी। कैप्चर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया को कैप्चर किया, इंडोनेशिया को कैप्चर किया। एंड स्टार्ट द ट्रेड ऑफ स्पाइसेस, और मसालों का व्यापार शुरू कर दिया। तो मतलब डच लोगों का इंडिया का कोई बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है, कुछ टाइम तक रहे थे भारत में, बट उनकी जो फैक्ट्री होंगी उसकी लिस्ट में भी आपको दे दूंगा। लिख ही लीजिए, ज्यादा बेहतर है। फैक्ट्रीज, फैक्ट्री, डच लोगों ने कौन कौन सी फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री पहली फैक्ट्री है बैंटम, BANTUM, बैंटम, 1602 में पहली फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री 1602। नेक्स्ट 1627 पीपली, 1627 पीपली बंगाल, पीपली। 1653 में चिनसुरा, CHINSURA, चिनसुरा, 1653 चिनसुरा हुगली के पास है, बंगाल में, चिनसुरा, 1653 चिनसुरा। 1690 नेगापट्टम, 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 ठीक। इनका लास्ट पॉइंट वही पीछे जो पहले वाले का लास्ट पॉइंट क्या था, प्रॉस एंड कॉन्स, इनसे हमें कुछ फायदे हुए कि नहीं होते, तो इसमें लिखिए क्या, बैंटम गुजरात में, छूटा छाटा तो नहीं भाई किसी का। नेक्स्ट लिखिए फैक्ट्स, डचों के फैक्ट्स, डच लोगों के। तो 3 चीजें, नंबर 1 इंडिगो, इंडिगो समझते हो तुम लोग, क्या बोलते, नील, नील जानते हो, 4 बूंदों वाला उजाला, आजकल ही नौटंकी चल रही है हल्दी वाली, कसम से यार, सही में। अच्छा इंडिया वाले कितने खाली हैं मैं सोच रहा यार, बच्चे करे समझ में आता है, उनको को नई चीज लग रही देखने में, चलो, क्योंकि जो बच्चे भी 8-9 साल 10 साल वाले को, उनको पहली बार दिख रहा है ऐसा कुछ, कसम से यार, बड़े 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 बड़े, वो बहुत बड़े बड़े, समझ रहे, सब बनाए पड़े हैं रील, और क्या हल्दी पानी में जा रही है, ऊपर से आजकल वो पंडित लोग अपना और माहौल बना दिए हैं, देख रहे हैं कि भाई साहब ये तांत्रिक क्रिया है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आत्मा को बुला रहे हो, आपके घर में अकाल मृत्यु होगी, कसम से यार बताइए। अब तो लंका लग गई किसकी, जिन्होंने बुलाया है, अच्छा खासा रील के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में आत्मा बुला ली, पता नहीं किसकी आई है। अब हल्दी है कि नहीं ये पता ना, किसी ने चेक, अच्छा ये है क्या, मेरे को जेन्युइनली है क्या ये,
क्या है ये जो रील वो डाल रहे हैं वो कैमरे पे रख करके, क्या है ये, क्यों कर रहे हैं? मतलब पूछ, मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसा क्यों कर रहे हो ये? कुछ हाँ स्पार्कल टाइप दिख रहा है उसमें, उससे फिर बस वो दिखाने के लिए है। अच्छा मैं जेन्युइन, मतलब यार एक बात बताओ, हैं? बच्चों को समझ, चलो 8-9 साल 4-5 साल वालों को समझ में, अबे तुम 40 साल के हो गए यार, क्या कर रहे हो यार? मैं 3-4 लोगों का देखा, समझ में आया, फिर उसके बाद देख रहा हूँ उसमें इंस्टाग्राम भरा हुआ है इसी से लेकर के, यार हद हो गई सब। अब जो ट्रेंडिंग होता है वो दिखाता भी इंस्टाग्राम की बड़ी सरदर्दी है, वो वही दिखा रहा है, जिसको देखो हल्दी डाल रहा है, किसी की हल्दी डूब रही, किसी की पूरी डूब जा रही है, मेरा बने ही नहीं रील, कसम से यार। इसीलिए इंडिया में बहुत जरूरी है जॉब देना, क्योंकि अगर आप जॉब नहीं देंगे ना भाई साहब, तो कुछ आप इसमें समस्या क्या पता है, इसमें प्रॉब्लम आप जो आजकल सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर वर्ड आ गया ना यूट्यूब, इनके चक्कर, दिक्कत क्या है, इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में या जो भी ये बंदे हैं इनके चक्कर में आप कितने लोगों की जो व्यूज हैं वो मिलियंस में, रेयर, तो जिनके नहीं वो 10-20-50 व्यूज के चक्कर में पूरा जिंदगी अपनी खराब करके रखे हुए हैं। भाई अगर आप मिलियंस में होंगे तो अर्निंग तो हो रही है आपकी एटलीस्ट, चलो वो तो ठीक है समझ में आता, बट जिनकी 2-4 हजार 10-20 मतलब 100-200-500 इतने व्यूज आ रहे हैं, उससे क्या इनकम हो रही है, उससे सेटिस्फेक्शन क्या मिल जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। मिलियंस में आ रहा सेटिस्फेक्शन, दोनों है, लोग भी देख रहे हो और भाई अच्छा मेहनत भी कर रहे हो, काम भी हो रहा, समझ में आ रहा। बट इस पॉइंट पे क्या हो रहा, और ऐसे आपको कम से कम इंडिया में करोड़ हैं, लाखों में नहीं है, करोड़ में है, जो 10-20-50-100 वाले हैं जो उस चक्कर में अपना खराब कर रहे हैं सारा। 2-4 लाइक मेरे यहाँ एक हैं रिलेटिव में, बस बनी भाई सीधी मेरे यहाँ भी एक है ये वो यार 25-30 लाइक उसको आते हैं और उस दिन भर लगी रहती है, कुछ नहीं कर रही है वो, मतलब एक बहू आई है, सीधी बात है। अरे कसम से यार, मतलब आप बिलीव मानिए, उस कुछ उसके ससुर ने झगड़ा हो गया, उसकी सास झगड़ा हो गया, मतलब सबसे लड़ाइयां हो गई उसकी इसी चक्कर में। और ठीक है आपका छाप के फैन फॉलोइंग तगड़े हैं, समझ में आता है कि हाँ भैया बहुत अच्छी ऐसी बहू लेके आया जो हीरोइन है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो उसकी दिक्कत क्या है, कुल मिला के 10-15-20 लोग व्यू हैं, 2-4-10 लाइक हैं, उसके चक्कर वो कौन सा गोल वाली लाइट आती है वो आजकल है, रिंग लाइट, अच्छा रिंग लाइट, वो दोस्त ने अपने कमरे में रखी हुई है और दिन भर चेहरे की पुताई करती रहती है, मतलब मेकअप करती रहती है, दिन भर बन रही है और वही करती रही, और अच्छा ठीक है बुझिए, और कितनी देर की वो नहीं रील्स बनती हैं, गाने के पीछे बसता है जो यार, हाँ 30-35-40 सेकंड, बस वो दिन के मुश्किल 1 या 2, आप दिन भर अगर लग रहे हैं तो 10-20 रील बनाइए, समझ में भी आता हो, 1 या 2 के चक्कर दिन, इसका सीधा मतलब आप काम करना नहीं चाहते, बस सीधे सीधे मतलब है सास उसके चक्कर में हाल हो रखा है। तो ठीक है भाई, वही सही बिल्कुल आता है कि इंडिया वालों को ना बेरोजगार फील होने नहीं दिया जा रहा है, हैं आप बेरोजगार लेकिन आपको ना फील नहीं होने दिया जा रहा, क्यों? क्योंकि आप बता रील बनाओ, वो सट्टा खेलो, अभी यार आईपीएल वाला देखो आराम से। चलिए वापस आइए, यहां पे मैं ब्रिट्स, इसको क्या नाम, डच खत्म होते हैं, तीसरे नंबर पे इंडिया में ब्रिट्सर्स आते, तो ब्रिट्सर्स को होल्ड पे रख दो। अच्छा फैक्ट्स इंडिगो, दूसरा है रॉ सिल्क कच्चा रेशम, रॉ सिल्क कच्चा रेशम, और ओपियम अफीम, ओपियम, इन तीनों का ट्रेड करते थे, ट्रेड ना ना, ओपियम तो पहले से मुगल काल से पहले था, ओपियम अफीम इनका क्या करते थे, व्यापार करते थे इंडिया से। दूसरा सेकंड पॉइंट, दे स्टार्टेड कार्टल सिस्टम, कार्टल CARTL, कार्टल को बोलते हैं सहकारिता प्रथा, सहकारिता प्रणाली, कार्टल सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया था, कार्टल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट सहकारिता, बार्टर के बाद वाला सिस्टम नहीं होता कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमिसेस, कि आप मेरे को सामान दोगे उसके बदले में जब मेरे पास आ जाएगा मैं पेमेंट कर दूंगा, कार्टल सिस्टम। नेक्स्ट 1759 ध्यान से इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ बेदरा, बेदरा का युद्ध इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, बैटल ऑफ बेदरा वर्सेस ब्रिटेन, ब्रिटेन के साथ फाइट होती है, ब्रिटेन इनको इंडिया से बाहर कर देते हैं, फाइट विद ब्रिटेन, और इंडिया से डचों को क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। तो इंडिया में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहे नहीं, इनिशियली थोड़ी बहुत फाइट इन्होंने पुर्तगाल से लड़ी, पुर्तगीज लोगों को भले इन्होंने हरा दिया, लेकिन ब्रिटिशर्स जितना कैपेबल नहीं, तो ब्रिटिशर्स ने लड़ाई करके इनको इंडिया से बाहर कर दिया, तो अल्टीमेटली किसके कंट्रोल हो गया भारत पे, ब्रिटिशर्स का, ठीक। चलो डन, नेक्स्ट आओ ब्रिटिशर्स, बट ब्रिटिशर्स को भी होल्ड पे रखो, छोटे वाले खत्म कर लो, नेक्स्ट नंबर पे ब्रिटिशर्स ही आएंगे सीक्वेंस वाइज, बट उसको मैं भी होल्ड पे रख रहा हूं, वो सबसे लास्ट में बताऊंगा आपको, इकट्ठा मुझे बताना पड़ेगा उसका। नेक्स्ट लिखिए
डेन, डेनमार्क, द डेन्स, DANES, डेन्स, इनको वर्ड जो लोग होते हैं उनको डेनिस बोलते हैं, डेनमार्क के। दो फैक्ट्स हैं बस, डेनमार्क के फैक्ट्स हैं नहीं। 1616 1616 में फैक्ट्री सेटअप होती है, कंपनी। 1616 में कंपनी बनती है 1616 में। भारत में फर्स्ट फैक्ट्री तंजौर, इंडियाज फर्स्ट फैक्ट्री, भारत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं तंजौर में। तंजौर 1620, 1620 में तंजौर में पहली फैक्ट्री लगती है। तंजौर सिचुएटेड इन तमिलनाडु, लोकेशन पता होनी जरूरी है, तंजौर तमिलनाडु। और सेकेंड फैक्ट्री 1676 श्रीरामपुर, 1676 श्रीरामपुर, 1676 श्रीरामपुर। बस दो फैक्ट्री की वो पहली कंपनी थी। लास्ट पॉइंट इनका है 1745, 1745 ऑल फैक्ट्री सेल टू द ब्रिटिशर्स। 1745 में सारी फैक्ट्री ब्रिटेन को बेच दी वापस। 1745 ऑल फैक्ट्री टू ब्रिटिशर्स, सारी फैक्ट्री इसको दे दी, ब्रिटेन को बेच के वापस चले गए, भैया हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये थे डेनमार्क। 1660 में कंपनी सेटअप हुई थी, कंपनी ब्रिटिश इंडिया कंपनी ये थी ना, वैसे ही आपकी डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ बोलो, डन। लास्ट आई है फ्रेंच। फ्रेंच, फ्रेंच लोग कुछ हद तक इंडिया में टिकते हैं तो उनके बारे में। फ्रेंच, फ्रेंच में पहला फैक्ट्स, किंग का नाम है हेनरी फोर्थ। फ्रेंच किंग है हेनरी फोर्थ, जिसके समय ये कंपनी सेटअप होती है, हेनरी फोर्थ। टाइम है 1664, स्टार लगा लीजिएगा, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। 1664, सिंपल भाषा में इसी को बोलते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। मैंने बोला नाम तो सेम है, कंपनी का नाम है, कायदे में इसको फ्रेंच है। कंपनी द इंडस ओरिएंटलस, फ्रेंच वर्ड होता है बट दैट इज नॉट नीडेड। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आपका सेटअप होता है। नेक्स्ट, पहली कंपनी बनती है 1667, 1667 स्टार्टेड द मिशन। 1667 में मिशन स्टार्ट हुआ, 1667 में मिशन स्टार्ट हुआ, पहुंचता है ईरान, फर्स्ट ईरान। 1668 इंडिया, 1668 इंडिया। इंडिया में फ्रेंच मिशन पहुंचता है और यहां पे सेटअप करता है इन सूरत, फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। मैं एक नंबर दे रहा हूं, जानवी जरा उस पर बात करो, 3 कॉल आ गई मॉर्निंग से। फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत, है? सबसे पहले सूरत, सूरत फैक्ट्री इनकी सूरत, पहली स्टार लगा लीजिए, इसको चाहिए था दूसरे में लिख लीजिएगा फर्स्ट, ये क्या नाम, फ्रेंच कंपनी। पहली फ्रेंच कंपनी का नाम है सूरत। सूरत कहां पर है? गुजरात, ठीक। नेक्स्ट 1668 गोलकुंडा, 1668 गोलकुंडा। 1669 मसूलीपट्टनम, स्पीड में आइए, 1669 मसूलीपट्टनम, ठीक, ध्यान से। गोलकुंडा मसूलीपट्टनम साउथ इंडिया की थी, ध्यान से। गोलकुंडा और मसूलीपट्टनम ये दोनों फैक्ट्रीज ये दी गई फ्रांसिस मार्टिन, ध्यान से। जो फ्रेंच बंदा था जिसको लीड करने के लिए दिया गया था ये दोनों कंपनी, फ्रांसिस मार्टिन, इंपॉर्टेंट नाम है बिकॉज ही इज द फादर ऑफ फ्रेंच इंपायर इन इंडिया। भारत में फ्रांच साम्राज्य को स्थापित करने वाला ये बंदा, तो लिखना चाहिए तो लिख लीजिए फ्रांसिस मार्टिन, फ्रेंच फादर ऑफ फ्रेंच इंपायर। भारत में फ्रेंच साम्राज्य को स्थापित करने के लिए, जैसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए किसका नाम आएगा? ब्रिटिश इंपायर को सेटअप करने के लिए नाम आता है रॉबर्ट क्लाइव का, जिसने इंडिया को प्लासी और बक्सर को जीता, समझे, उस तरीके से लेवल पे काम होता है। तो ये बंदा फ्रेंच इंपायर को होता है। 1574, ध्यान से, वेट 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 72 होगा ना? नहीं, सही है, 74। 1574, 1574 मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी
मुस्लिम सूबेदार का नाम है शेर खान लोदी। इससे लेता है एक विलेज फ्रॉम मद्रास, ही टुक अ विलेज फ्रॉम हिम। उससे क्या लिया? एक गांव लिया, मद्रास विलेज, ही टुक अ विलेज नियर मद्रास एंड सेटअप इन द फॉर्म ऑफ पौंडीचेरी, और इस जगह को पौंडीचेरी के नाम से विकसित किया। मद्रास के पास एक गांव लेता है रेंट पे और उसको इन द फॉर्म ऑफ पौंडीचेरी। तो आप पौंडीचेरी जाएंगे कभी मौका मिले तो वहां पे आपको मैक्सिमम जो आपको बिल्डिंग्स मिलेगी वो कंस्ट्रक्शन कैसा मिलेगा? फ्रेंच। बहुत कॉमन मिलता है। इवन इंडिया में अगर आप फ्रांस का मजा लेना चाहते हैं बिना वीजा के तो आप पुर्तगीज जा सकते हैं, ये पौंडीचेरी जा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1674 1701 इट बिकेम द हेडक्वार्टर। 1701 में जो फ्रेंच लोग हैं उनका क्या बन गया? ये हेडक्वार्टर। तो पौंडीचेरी कहां पर है? ऑब्वियस बात है इस समय, हाँ पौंडीचेरी अब 3 जगह पे है। उस समय कितने खुले हैं यार ये, ठीक है। पुदुचेरी में लोकल का मैं वहां पे है, कभी खुला होगा आप लोगों में। पुदुचेरी में आप जो इमेजेस देखेंगे तो पुर्तगीज का जो कंस्ट्रक्शन, वहां का कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे, देखिए ये सब यहाँ पे पौंडीचेरी का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से देखने में। येलो इस कलर का, बहुत ज्यादा डार्क येलो कलर का इस तरीके से होते हैं। मतलब आप सोचिए ये जो सीन आप देख लेना है पौंडीचेरी का, आप देखो जरा, इमेजिन करो तो थोड़ा सा देखने में आपको थोड़ा सा नहीं, जैसे मूवीज वगैरह में तुम लोग देखिए हॉलीवुड में उस तरीके की फीलिंग आ रही है अप्रॉक्स, दिख रहा है आपको? देखिए इस तरीके के जो बिल्डिंग्स होती हैं, अलग अलग कलरिंग का यूज देख रहे हैं, ऐसी बिल्डिंग्स आपको जनरली कम मिलती है। तो इस तरीके से अब अगर आपको मैं ये नहीं बताऊं ये पुर्तगाल है, सॉरी ये पौंडीचेरी है, तो लॉजिकली आपको क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि आप कौन गेस कर सकता कि ये पौंडीचेरी है? रीजन, क्योंकि पौंडीचेरी किसने कंट्रोल किया था? फ्रेंच ने। तो फ्रेंच ने अपने हिसाब से डेवलप किया होगा, तो ये आपको मिल जाता है पौंडीचेरी का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पौंडीचेरी। इवन कोई नहीं गया पौंडीचेरी आप में से? आप लोग आप गए? जाइए, आप लोगों से वैसे जाने की बात करना लाजमी नहीं है, बट फिर भी मौका मिले तो हो आइए। ठीक है, बढ़िया जगह है पौंडीचेरी के लिए। ठीक, क्या लिखे हो? हाँ, अब इसकी मैं फाइट बता देता हूँ। फाइट का मतलब जो बेसिकली होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 17 क्या लिखे हो? 01 में ना, ठीक है। क्या कहानी कुछ कुछ थोड़ी सी, बस थोड़ी सी बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। कहानी कुछ इस तरीके से है, ध्यान से। ये है आपका इंडिया, ध्यान से। ये हिस्सा जो तुम लोगों का है इंडिया का, ये पोर्शन है तुम्हारा कौन सा? कर्नाटक का। कर्नाटक का जो पोर्शन यहीं पे है तुम्हारा पौंडीचेरी। ठीक है, तो यहां पे कौन आ चुके हैं? फ्रेंच आ चुके हैं भाई, सीधी बात है, नहीं इस हिस्से में। और यहां पर कौन आ चुके हैं? ब्रिटिशर्स आ चुके हैं। अभी आप पढ़ोगे तो नॉर्थ इंडिया ऑलमोस्ट कैप्चर बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स की नजर किधर की तरफ गई? कर्नाटक की तरफ गई। और ये जो एरिया था इनमें डोमिनेंस किसका था? फ्रेंच लोगों का। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ब्रिटेन और फ्रांस आपस में डील कर लें कि भाई साहब मिलके करेंगे ट्रेड, जैसे स्पेन वाला था। तो मिलके करने में दिक्कत यह है कि फिर आपको शेयर करना पड़ेगा वैसे प्रॉफिट को। तो उससे अच्छा है कि ये लोग सोचेंगे इनको हटाओ, ये लोग सोचेंगे इनको हटाओ। तो इसका मतलब सीधी बात है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बैटल, फाइट होने की संभावनाएं हैं। तो सीधी बात है, अब फाइट ब्रिटेन और फ्रांस सीधे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड पॉइंट के लिए दो फर्स्ट और सेकंड लोग आपस में क्यों लड़ेंगे? लॉजिक बात है, ट्रेड के लिए। तो उससे बेहतर ऑप्शन है यहां के लिए। कहानी होती है, कर्नाटक का जो किंग होता है उसके दो लड़के, इन दोनों लड़कों में एक लड़के को सपोर्ट कर दिया फ्रेंच ने कि काम करो भाई। सीधी बात है, अगर इस एरिया में मैं डोमिनेंस करना चाहता हूं तो लॉजिक है इस एरिया में कंट्रोल मुझे चाहिए। जब इस एरिया में मुझे कंट्रोल चाहिए तो यहां का जो किंग होगा वो कौन होगा? मेरे अकॉर्डिंग अगर होगा तो ज्यादा अच्छा काम करेगा भाई, सीधी बात है। तो अब यहां पे जो बंदा, यहां पे राजा, उसके दो लड़के, उसमें से एक लड़का उसको सपोर्ट कर दिया इसने। तो लॉजिक बात है, दूसरा लड़का अकेले हो गया। ये क्या सपोर्ट डिजाइन करेगा नहीं करेगा किसी डिमांड? तो सपोर्ट देने के लिए सबसे पहले कौन आएंगे? क्योंकि ये तो चाहिए रहते डोमिनेंस करने के लिए, सीधी बात है। तो जो पहला वाला था उसको सपोर्ट इसने किया, दूसरे वाले को सपोर्ट। तो कायदे में दो भाइयों की लड़ाई फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिशर्स की लड़ाई में कन्वर्ट हो गई। बात समझ गए? तो मोटा मोटी ये कहानी आपकी चलती है। इसको बोलते हैं एंग्लो फ्रेंच वॉर। ठीक है, सिंपली भाषा में इट इज नोन एज ए कर्नाटक वॉर। बट कर्नाटक वॉर से पहले ब्रिटेन भी तो समझ लीजिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तब मैं कर्नाटक वॉर पे आता हूं। क्लियर हो गया? लास्ट हेडिंग डालिए, ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स अंग्रेज। मैं ब्रिटिशर्स को डिटेल, ब्रिटिशर्स को काफी पढ़ना है आपको प्रीलिम्स के लिए।
बट आपको मैं थोड़ा स्पीड में आइए। 1608, 1608, 1608, बंदे का नाम है कैप्टन हॉकिंस। स्टार लगा लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैप्टन हॉकिंस पूछा हुआ है, फर्स्ट ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया, भारत में जो पहला ब्रिटिशर्स आया था, कैप्टन हॉकिंस। सूरत पहुंचता है, सूरत। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। 1599, 1599 में कंपनी ऑलरेडी सेटअप हो गई थी। 1599 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डैश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कैप्टन हॉकिंस पर्सन है जो रास्ते में 1608 में पहुंचता है, उससे पहले ही कंपनी आपकी सेटअप हो गई थी, इसमें आगे पीछे दिया है। 1599 में कंपनी आपकी सेटअप होती है। क्वीन का नाम है एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ। 15th होगी शायद, 15वीं, 15। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है तो उस समय महारानी का नाम था ये, ठीक है, कब? 1599 में। नेक्स्ट, 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1600 साइन। 31 दिसंबर 1600 में एक डील साइन होती है, ध्यान से। 31 दिसंबर 1600, ये है फॉर 15 ईयर, 15 साल के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड के राइट्स दिए गए इंडिया में, कि आप भारत में जाकर के ट्रेड कर सकते हैं। ध्यान से लिखिएगा, ट्रेड करके भारत में कर सकते हैं। इस कंपनी को, ध्यान से, इस कंपनी को चलाने के लिए, ऑब्वियसली कंपनी को प्रॉपर चलेगी ना, चलाने के लिए बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जरा ध्यान से यही समझ लो, क्योंकि आगे फिर ये बताऊंगा मैं, इसके कम ज्यादा होते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये नाम ही है, निदेशक मंडल बोलते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी को सेटअप किया गया। टोटल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से इसमें 26 मेंबर का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनता है, 26। इस सेंस में पहला वहां से ट्रैक निकलता है, पहला जो मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट का नाम आपने सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है। 1608 में भारत पहुंचता है सूरत। क्लियर हो गया? ये उसके बैकग्राउंड था। तो 1608 में इंडिया पहला पहुंचता है, ब्रिटिशर्स, नाम आपके सामने, लेकिन कौन था उसके पीछे का बैकग्राउंड ये आपके सामने। क्लियर हो गया? तो 1608 में भारत पहुंचते हैं। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन दे रीच्ड इन इंडिया, जब वे भारत पहुंचे, व्हेन दे रीच्ड इन इंडिया, जब वे भारत पहुंचे, डैश फेल्ड। फेल्ड मतलब कैप्टन हॉकिंस क्या हो गया? फेल हो गया। उसके पीछे का जो रीजन था, उसके पीछे का रीजन था, जब ये राजा साहब से मिलने गया। 1608 में इंडिया के राजा थे, मुगल किंग कौन थे? 1608 में टाइमिंग लगभग आपको किसी को पता हो? जहांगीर। तो जहांगीर के समय जब ये पहुंचता है, 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है, तो जहांगीर अकबर का लड़का है, तो वो बनता है राजा। तो जब जहांगीर के कोर्ट में पहुंचते हैं तो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि ये समझाने की कोशिश कर रहे थे इंग्लिश में, और जहांगीर बंदा ऑब्वियस से कितना इंग्लिश जानते होंगे आप समझ रहे होंगे, तो थोड़ा सा हो नहीं पाया हिसाब कर। अब आपको कोई उर्दू में आके समझाने लगे, जनाब और जो भी है, तो आप कहोगे देख ले भाई थोड़ा, है ना? तो सीधी बात, इस चीज को लेकर, ये चीज किसको पता चली? ब्रिटिशर्स को। तो उन्होंने दूसरे बंदे को भेजा। नेक्स्ट लिखिए 1613, 1613, 1613, इसका नाम है टॉमस रो। टॉमस, कुछ को थॉमस रो भी लिखा होता है, टीएच आप लिख लीजिए, थॉमस रो, ROW, थॉमस रो। ये पहुंचता है जहांगीर के कोर्ट में 1609 में। वेट कीजिए, 1613 है, ठीक है, 1613 में पहुंचा, और जहांगीर को समझाता है पर्सियन लैंग्वेज में, जो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब आपसे भोजपुरी में बताया कोई, तो आपका भोजपुरी वाले आदमी आपका मौली बन जाए, ये तो अपना ही बंदा। अच्छा सोचिए दिया, आप कभी वहां गए ताजमहल वगैरह? गए ही होंगे। तो वहां पे जो फॉरेनर्स आते हैं, या कभी आपने फॉरेनर्स को देखा है लाइव? देखा है। तो उनकी बातचीत सुनी होगी आपने, जनरली सुनने की कोशिश तो नहीं की? क्या बोल रहा है, सुन के देखते हैं, ऐसा तो नहीं, क्या बोल, लॉजिक बात। अगर वो हिंदी बोले तो आपको कैसा लगेगा? अब कैसा लगेगा, अच्छा कि बुरा?
अच्छा लगेगा। तो लॉजिक बात है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ किंग है उस पे अगर फॉरेन का बंदा आकर के उसी लैंग्वेज में उसको समझाने की कोशिश कर रहा है तो ज्यादा खुश होगी कि नहीं होगा। यहां पे ये उनको भी पता था ब्रिटिशर्स को कि इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज में अगर समझाया जाए तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ परमिशन फॉर ट्रेड करके कुछ था। तो जब उन्होंने इसको समझाया किस लैंग्वेज में, पर्सियन लैंग्वेज, फारसी भाषा में, तो समझने के बाद जहांगीर काफी खुश हुआ और उसने दे दिया ट्रेड करने की इजाजत। यहां पे लिखिए ही गिवन द परमिशन ऑफ ट्रेड, भारत में व्यापार करने की इजाजत दे दी, इजाजत दे दी। यहां से अंग्रेज लोगों की एंट्री भारत में होती इजाजत दे दी। अब इसमें दो तीन चीजें मैं आपको बताता हूं ध्यान से। 1618 16 वेट 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 1613 होगा, 1613 सबसे पहली जो फैक्ट्री बनती है 1613 सूरत, 1613 में सूरत, 1613 सूरत। नेक्स्ट 1618 1618 अजमेर इलाहाबाद, 1618 अजमेर इलाहाबाद। 1623 1623 अहमदाबाद मसूलीपट्टनम आगरा, अहमदाबाद मसूलीपट्टनम आगरा। 1651 1651 फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज एक किला बनवाया था इन्होंने, फोर्ट सेंट जॉर्ज एक किला सेटअप किया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज 1651 मद्रास। मैंने आपको एक और फोर्ट का नाम बताया था, याद है? बंगाल में जब प्लासी की लड़ाई हुई थी तो अंग्रेज लोग बना रहे थे, और अंग्रेज कह रहा हूं मैं, हाँ अंग्रेज लोग बना रहे थे, क्या नाम था? फोर्ट विलियम। कुछ याद आ रहा है? फुल्टा आइलैंड में भाग करके चले गए तो उधर से वेट कर रहे थे कि बड़ा भैया आएंगे तो मारेंगे। कुछ याद आ रही कहानी? हाँ, डेट क्या थी, कितने लोग थे? ब्लैक होल ट्रेजेडी कुछ लिखवाया गया था आपको डेटा? ठीक है, कौन बचा था वही याद है कुछ? अरे वाह, बढ़िया। नेक्स्ट 16 के लिखे हो, 1651 तक पहुंचे हुए। ध्यान से अब देखो, ध्यान से, मैंने आपको पीछे पुर्तगीज में बताया था कि जो गोवा था वो उनका हेडक्वार्टर था, कैपिटल उन्होंने ट्रांसफर की थी। तो अब जो ब्रिटिशर्स थे उनकी नजर गोवा पे पड़ी। अब गोवा वो किसका पास था इस समय? पुर्तगीज के पास। तो लॉजिक बात है, पुर्तगीज से झगड़ा करो, उससे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि मैंने आपको पुर्तगीज में एक चीज ऑलरेडी बता दी थी कि जो पुर्तगीज थे जिन्होंने सबसे पहले नेवी डेवलप कर ली थी, और गोवा आपको पता कोस्टल एरिया है, तो सीधी बात है आपको पुर्तगीज से अगर लड़ना पड़ेगा तो फाइट नेवी से करनी पड़ेगी, और ब्रिटिशर्स नेवी उस समय उतनी बेहतर नहीं थी, तो उन्होंने नेवी को ना टच करना पड़े उसके लिए एक दूसरा तरीका अपनाया, और वो तरीका उन्होंने अपनाया है कि जो पुर्तगीज प्रिंसेस है उस प्रिंसेस की शादी ब्रिटेन के राजा से कर दो। ठीक बात है भाई, राजा लोग जानते थे, उनके पास पिछली बार कई सारी दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं, रानी बहुत होती थी, तो उससे शादी कर दो। कंडीशन एक ही होगी कि दहेज में गोवा चाहिए, बंबई वाला एरिया, बंबई गोवा वाला जो पोर्शन था वो एरिया मुझे चाहिए, कंडीशन, इस शर्त पे शादी होगी। अब सिंपल बात है, उस समय ब्रिटिश एम्पायर दुनिया का ऑलमोस्ट लार्जेस्ट एम्पायर था, 70% ऑफ लैंड कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स। दुनिया की 70% जमीन जिस देश के पास है उस देश के राजा से आपको अपनी बिटिया की शादी करनी है, तो आपको क्या लगता है, आप सोचेंगे? अब जिसके पास 100 गज का प्लॉट है इंदिरापुरम में, उससे शादी करने में तो आदमी सोचता नहीं है। 100 गज का प्लॉट पता 1.5 करोड़ का है यहाँ पे, इतने का प्लॉट अगर है तो आप सोचिए 70% जमीन दुनिया की जिस देश के पास है उस देश का जो राजा है उससे शादी करनी है। आप सब उस देश में शादी करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उस देश के किंग से अगर आपको शादी करनी पड़ी तो क्या दिक्कत है? सीधी पुर्तगीज एम्पायर छोटा सा एम्पायर था, और ब्रिटिश एम्पायर से तो कंडीशन एक थी कि क्या, कि शादी हो जाएगी तो जो बॉम्बे और गोवा वाला पोर्शन होगा वो इन द फॉर्म ऑफ डाउरी आएगा मेरे पास, मेरे पास मतलब किंग के पास। ध्यान से ये सब चाल समझो। तो किंग से बोला डाउरी में आप ये लो, और सीधी बात आपका करोगे भाई, सीधी बात, राजा जो कहां बैठा है ब्रिटेन में, वो बंदा इंडिया के बंबई गोवा का क्या करेगा? कुछ नहीं। तो इस शर्त पे ही हुई थी कि आप शादी करो, शादी करके जो बंबई और गोवा को हमें दे देना। तो इनडायरेक्टली कंट्रोल में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहां पे 3 फैक्ट्स, नंबर 1 जिसकी समझ गए, डेटा लिखियो, डेट लिखो 1661 1661 डेट है डैश, चार्ल्स सेकंड किंग का नाम है, चार्ल्स सेकंड किंग का नाम है, प्रिंसेस का नाम है कैथरीन, कैथरीन प्रिंसेस है गोवा उसकी,
पुर्तगीज, बॉम्बे इन द फॉर्म ऑफ डाउरी, बंबई जो था वो दहेज में मिला, बॉम्बे दहेज में। 1668 रेंटेड टू द कंपनी, 1668 में बॉम्बे किसको दे दिया गया? कंपनी को, रेंट में, क्या आप ले जाओ, क्योंकि डायरेक्टली तो दान में तो दे नहीं सकते थे, तो रेंट की फॉर्मेट में दिया। और रेंट कितना था पता है? 10 पाउंड, 10 पाउंड की रेंट पे दे दिया गया, सीधी बात है। यानी सोचो बिना लड़े बंबई जितना इंपॉर्टेंट एरिया किसके हाथ में आ गया? ब्रिटिशर्स के हाथ में, बिना दिमाग लगाए, मतलब बिना उसके झगड़ा की। इसीलिए बोलते हैं ब्रिटिशर्स लोग काबिल तो थे, तभी तुमको हम लोगों को 250 साल बेवकूफ बनाए हैं। अभी भी परसों मैच में भी हुआ है, मूड खराब हुआ बड़ा लोगों का यार। परसों वाला मैच देखा था, टेस्ट मैच था, बड़ा दर्द हुआ यार लोगों को। ठीक है, तो यह आपका भाग है। नेक्स्ट 1687, 1687 हेडक्वार्टर टू मुंबई, बंबई लिखना, हेडक्वार्टर मुंबई, बंबई हेडक्वार्टर कहां शिफ्ट होता है? बंबई। 1680, ध्यान एक चीज समझना, मैं एक चीज समझा देता हूं चूंकि बात अचानक से आ गई। इतिहास में कभी भी आंसर राइटिंग में नाम बदल करके नहीं लिखे जाते हैं, क्योंकि आप इतिहास के आंसर लिख रहे हैं तो इतिहास में बंबई था, मुंबई नहीं था। बात समझ रहे हैं? तो हिस्टोरिकल हिस्ट्री का आंसर जब भी आप लिखेंगे इन द मेंस और प्रीलिम्स में लिखेंगे, मेंस में जब आप आंसर देंगे, तो अगर ब्रिटिश पॉलिसी लिखनी है और ब्रिटिश पॉलिसी में आपको मद्रास और बंबई का जिक्र आ रहा है कहीं पर, तो वहां पे सेम नाम आना, चेंज मत कर। क्योंकि अगर आप लिखेंगे 1648 में चेन्नई में परिवर्तन हुआ था, तो चेन्नई तो था ही नहीं उस समय। बात समझ रहे हैं? तो हिस्ट्री में नाम मत बदलिएगा, आप बाकी में लिख लीजिएगा। तो जबरदस्ती प्रयागराज ना लिखियो, पता है क्या आप सोचे फेल कर देंगे? होगी जी, नहीं करेंगे, हिस्ट्री में नहीं करेंगे, ज्योग्राफी में कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 1687 हेडक्वार्टर टू मुंबई, मतलब मुंबई आपका हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ। 1690 1690 3 गांव, 3 विलेजेस। पहला विलेज है काली काता, फर्स्ट विलेज का नाम है काली काता। दूसरा है, सेकंड विलेज इज गोविंदपुर, गोविंदपुर। और तीसरा विलेज है सूता नाटी, सूता नाटी। इन तीनों विलेज को बन करके अंग्रेजों ने एक नया बनाया नगर, उसका नाम रखा कलकत्ता। तो यही है कलकत्ता आपका सेटअप 1690। कैलकाटा, बंदे का नाम है जॉब चार्नॉक, ध्यान से, फाउंडर ऑफ कलकत्ता जॉब चार्नॉक। भर के क्वेश्चन उठे हुए हैं, जॉब चार्नॉक कलकत्ता का सेटअप होता है। सूरत, सबसे पहला हेडक्वार्टर सूरत था। जॉब चार्नॉक, जीदी बात है, कलकत्ता में। तो मैंने बताया था पीछे एक फोर्ट बनाया था, यही फोर्ट का नाम था जो कल मैंने बताया था, फोर्ट विलियम। ठीक है, वो कल बात हो चुकी है, इसकी बात दोबारा, फोर्ट विलियम। यानी कलकत्ता का जो फोर्ट था फोर्ट विलियम था, मद्रास का जो फोर्ट था फोर्ट सेंट जॉर्ज थे। दोनों ने याद रखना, जरूरत पड़ेगी आगे, जब झगड़े पड़ोगे तो वहां पर जरूरत पड़ेगी। इसका सीधा मतलब हुआ कलकत्ता इंपॉर्टेंट पोर्ट था किसके हाथ में? ब्रिटेन के हाथ में। मद्रास ब्रिटेन के हाथ में ऑलरेडी आ चुका था, रेंट वाला, वो पौंडचेरी वाला इलाका। और अभी बंबई किससे ले लिया था? ब्रिटिशर्स से, वही डाउरी वाला। तो यानी 3 मेजर पोर्ट इंडिया के किसके हाथ में? ब्रिटिशर्स। तो सीधी बात है, ट्रेड ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये दिमाग। तो इसीलिए हर जगह ब्रिटेन का, मैं क्यों बोलता हूं आप लोगों को कि ब्रिटिशर्स लोगों का दिमाग समझिए। उन्होंने सबसे पहले, अगर आपको इंडिया है, इंडिया के ट्रेड पे कंट्रोल करना है, तो सीधी बात है ट्रेड पे कंट्रोल होगा अगर आप उसके रूट पे कंट्रोल करेंगे। सामान जिस रास्ते से आ रहा, अगर वो रास्ता आपका, तो सामान भी आपका ही है। इसीलिए उन्होंने दिमाग लगाया, 3 हिस्से पकड़े, यहां, यहां और यहां। इन तीनों को पकड़ो, क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी सामान आएगा वो सामान यहीं जाकर के उतरेगा। तो अगर ये हिस्सा मैं कंट्रोल कर ले जाऊं, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगी? नेवी। तो चोल एम्पायर के बाद भारत में अगर किसी की नेवी तगड़ी है तो वो ब्रिटिश नेवी थी। तगड़ी रॉयल नेवी आपने सुना होगा, तगड़ी नेवी उन्होंने किया था। क्योंकि एक ज्योग्राफर हुए हैं बहुत फेमस, उन्हीं का स्टेटमेंट है कि दुनिया पे राज वही करेगा जिसका राज समुद्र पे होगा। बहुत फेमस ये कोट है। तो जिसका भी कंट्रोल सी के ऊपर है, वो किसके ऊपर कंट्रोल करेगा? दुनिया के, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड हो, इन द फॉर्म ऑफ नेवी हो। तो दुनिया में नेवी जिसकी पावरफुल है वो देश बहुत डोमिनेट करता है। इसमें हम भी शामिल हैं राइट नाउ। इंडिया की तगड़ी नेवी है, बात समझ रहे हैं? बाकी यूएस वगैरह तो सब अलग है। क्लियर हो गया? ठीक, तो यहां पे आपका ब्रिटिशर्स वालों का पोर्शन एंड होता है। हेडिंग डालिए।